नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। आज जो हम अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर लेने जा रहे हैं वो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का जो दिसंबर माह का अंक है और उसमें अक्टूबर 2024 माह का करंट अफेयर्स, उस माह में घटी हुई घटनाएं और जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको डिटेल से बताया गया है। तो जो पिछले इसके पहले हमने जो है समसामयिकी क्रॉनिकल, दृष्टि और इसके अलावा परीक्षा मंथन, इन तीनों पुस्तकों के जो मैगजीन्स के जो है विशेषांकों को एक एक करके सेक्शन वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अब हम जो मंथली मैगजीन्स हैं उसमें दिसंबर माह के संस्करण को हमने उठाया है और इसमें से आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि न केवल हम परीक्षा के पहले और बल्कि परीक्षा के बाद और जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपके लिए करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सभी विषयों पे अपने वीडियो छोटे छोटे लाते रहेंगे, रोज आपके लिए अपलोड करेंगे और आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी क्रम में हम अपना सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की आज राष्ट्रीय परिदृश्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो आपके लिए समय समय पे आते रहें। वैसे तो 22 दिसंबर को जो है यूपी पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है और जितने भी वार्षिकी आई हुई है उसमें सितंबर तक का मैक्सिमम दिया हुआ है, लेकिन अक्टूबर का जो जीएस है वो किसी भी जो विशेषांक है उसमें नहीं दिया है। इसलिए हमने सोचा कि अक्टूबर का जो जीएस है, जो करंट अफेयर्स है, वो उठा लेते हैं और यूपी पीसीएस में भी काम आएगा और उसके बाद जो आरओ का एग्जाम होगा या बीपीएससी का जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें ये परीक्षा उपयोगी होगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब भी कर रखा होगा, अगर नहीं किया है तो अब जरूर कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पहली जो न्यूज है वो देखते हैं। राज्यों को बीएनएसएस की धारा 479 लागू करने को कहा गया है। ये जो है 16 अक्टूबर 24 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने और विचाराधीन कैदियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो हैं उनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये एक नया कानून है, इसी को बीएनएसएस कहा गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 479 को लागू करने का निर्देश दिया गया है। और अपनी एडवाइजरी में कहा गया है कि जो विचाराधीन कैदियों को लंबी अवधि तक जो है रखा जाता है उस पर विरोध डाला गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में राज्यों को गैर कानूनी तौर पर आदेश दिया गया था कि भारतीय नागरिक संहिता की धारा 479 में सभी विचाराधीन कैदियों पर लागू होती है, चाहे वो मामला 1 जुलाई 2024 का हो, से पहले का हो या बाद हो। बता दें कि जो भारतीय न्यायिक सुरक्षा ये संहिता है, ये 1 जुलाई 2024 को जो है विधेयक जो है वो हुआ था, पारित हुआ था। तो इसके पहले का हो या बाद का हो, ये सभी नागरिकों पे लागू होती है। और ये क्या इसमें कहा गया है, इसको आगे देखते हैं। जो एनसीआरबी है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ये सब पूरे देश में सभी प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं, जो दर्ज होते हैं, जो नहीं दर्ज होते हैं, उस सब का रिकॉर्ड रखने वाली एक संस्था है। ये 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1330 जेलें हैं जो 131.4% क्षमता पर काम कर रही हैं और जिसमें इस पूरे में 5,73,200 कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं, अर्थात उनको सजा नहीं मिली है, उनके केवल केस पेंडिंग है, तारीख पे तारीख वाला हाल है। और संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार जेलों का प्रशासन राज्य का विषय है। वास्तव में ये जो जेल और जो ये होता है, ये राज्य का विषय होता है। बीएनएसएस अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित जमानत के प्रावधान है। जमानत किनको मिलेगी? जो विचाराधीन कैदी हैं उन्हीं के लिए जमानत का प्रावधान है, इसीलिए बताया जा रहा है जमानत। नियमित मामलों में यदि हिरासत अवधि अधिकतम निर्दिष्ट कारावास की आधी रह जाती है, अर्थात यदि किसी के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है जिसमें कि अधिकतम कारावास की सजा 10 साल की है और वो 5 साल एज ए विचाराधीन कैदी ही जो है जेल में रह चुका है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए। मतलब जो निर्दिष्ट सजा है, अगर उसकी आधी सजा एज ए विचाराधीन कैदी पूरी हो जाती है
तो उसे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। और अगर उस व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है तो 1/3 सजा होने पर ही उसे रिहा कर देना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जिसमें अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है और वो 1 साल एज ए विचाराधीन कैदी अपनी सजा लगभग काट चुका है 1 साल की, तो अब उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए था। इसका ये मतलब नहीं है कि उसका केस खत्म हो जाएगा, केस उसका चलता रहेगा, वो जमानत ले सकता है। लेकिन ये जो प्रावधान है ये आजीवन कारावास और मृत्यु प्रावधान वालों पे लागू नहीं होती है। क्यों? आजीवन कारावास का तो मतलब है कि वो छोड़े ही नहीं जाएंगे, तो उसमें कैसे हम 1/3 या 1/2 कैसे निर्धारित करेंगे। और इसके अतिरिक्त उसमें और जो उपाय किए गए हैं वो गरीब कैदियों की सहायता योजना है। यह योजना आर्थिक रूप से ऐसे कैदियों को सहायता दी जाएगी जो काफी गरीब हैं और उनकी जमानत सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि वो जुर्माने की राशि अदा नहीं की जाती है। तो इसके लिए सरकार को प्रावधान करना है कि वो जुर्माने की राशि या तो उनको छूट दिया जाए या तो सरकार उसको अदा करे। इसके अलावा एक ई जेल पोर्टल की व्यवस्था है। जमानत हेतु पात्र कैदियों की पहचान करने के लिए त्वरित और आसान तरीके से कैदियों का डाटा प्रदान करेगा ई जेल पोर्टल। इसके अलावा आदर्श जेल मैनुअल 2016 ये विचाराधीन कैदियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर विस्तृत दिशा निर्देश देता है। इसके अलावा है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों में जो गरीब कैदी हैं, जो गरीब आरोपी हैं, उनके लिए विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता के लिए विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे, किए जा चुके हैं। अगला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्यों को अवमानना नोटिस। 14 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को शीर्ष अदालत के 2006 के फैसले के उल्लंघन के कारण कार्यवाहक पुलिस निदेशक नियुक्त करने के लिए 8 राज्यों को मुख्य सचिव की अवमानना नोटिस जारी किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अब ये नहीं रह गए हैं, ये जो है इस समय संजीव खन्ना है, ये रिटायर हो गए हैं डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा के याचिकाकर्ता विनोद कुमार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर अपना जो है यह अवमानना नोटिस जारी की है। किसको? पंजाब राज्य को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। इन लोगों ने क्या किया था कि जो पुलिस के जो हेड हैं, मतलब अपने राज्य में जो पुलिस के हेड डीजीपी का पद है, उसको एडहॉक पर टेम्परेरी रूप से नियुक्ति दे रखी है, जिससे कि मतलब ऐसे व्यक्ति को इन्होंने नियुक्त कर रखा है जो उनकी कठपुतली हो, जो सीनियर नहीं है, सीनियर मोस्ट नहीं है, वो उनकी कठपुतली है और उस पद पर जो उस पद का योग्य नहीं है या इस समय योग्य नहीं है, वो 10 साल बाद डीजीपी का नंबर आएगा उसका, उस पद पर अभी से बने रहने के लिए वो जो सत्ता में जो लोग हैं, जो पार्टी है, उसके दिशा निर्देशों पर काम करेगा। ऐसे लोगों को एडहॉक पे टेम्परेरी रूप से डीजीपी बनाया हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने 8 राज्यों द्वारा की गई तदर्थ नियुक्तियों को प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में शीर्ष न्यायालय के 2006 के फैसले का उल्लंघन माना है। 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में यह कहा था न्यायालय ने कि पुलिस प्रमुखों का चयन राज्य के शीर्ष 3 वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों में से किसी एक का कम से कम 2 वर्ष के लिए होना चाहिए। अर्थात जो वरिष्ठतम 3 हैं उनमें से किसी एक का आप करिए, लेकिन कम से कम 2 साल के लिए। और हो क्या रहा है कि नीचे से जो सीनियोरिटी लेवल में 10 के बाद हैं, 15 के बाद हैं, 20 के लेवल के बाद हैं, उनको उठा के सीधे डीजीपी बनाया जा रहा है और जो वरिष्ठ लोग हैं वो अपनी बारी का इंतजार करते 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 रिटायर हो जा रहे हैं। इस फैसले में स्पष्ट रूप से राज्यों को मौजूदा डीजीपी के सेवानिवृत्त होने के कम से कम 3 महीने पहले ही पात्र अधिकारियों के नाम भेजकर यूपीएससी से परामर्श की आवश्यकता कहा गया था कि उनसे परामर्श ले लिया जाए। इसमें जो सबसे गंभीर मामला है वो उत्तर प्रदेश का है, जहां कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार जो है राज्य की वरिष्ठता सूची में 19वें नंबर पे है। मतलब उनके पहले जो 18 लोग हैं, सीनियर जो पुलिस अधिकारी हैं, बहुत सीनियर आईपीएस हैं, उनको इस लायक ही नहीं समझा गया कि वो डीजीपी बनाए जाएं। अब देखिए, आइए देखते हैं न्यायालय की अवमानना क्या है।
अदालत की अवमानना से आशय किसी भी ऐसी कार्यवाही से है जो किसी अदालत के अधिकार की निंदा करे, उसका अपमान करे, अदालत को अपने कार्य करने की क्षमता में बाधा डाले। इसी को न्यायालय की अवमानना कहते हैं। अब ये जो न्यायालय की अवमानना का जो है संवैधानिक प्रावधान कहां पर है? ये संविधान की अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, अर्थात जो उसने निर्णय दिए हैं वो सब वहां रखे जाएंगे और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। और अनुच्छेद 142 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण करने अथवा किसी अवमानना का अन्वेषण करने और दंड देने का समस्त शक्तियां होंगी। और अनुच्छेद 215 में यही अधिकार जो है उच्च न्यायालय को प्रदान किए गए हैं। हो सकती है न्यायालय की अवमानना दो प्रकार की हो सकती है। इसका उल्लेख अवमानना अधिनियम 1971 को जो है सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना दो पार्ट में ये डिवाइड किया जाता है। पहले देखते हैं सिविल अवमानना क्या है। यह न्यायालय के किसी भी निर्णय और निर्देश, आदेश, रिट आदि प्रक्रिया की स्वेच्छा से की गई अवज्ञा है, अदालत के प्रति वचनबद्धता का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है। अर्थात कोई ऐसा आदेश को पारित करता है और जिसको उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसके खिलाफ इम्प्लीमेंट करना है, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, तो ये सिविल अवमानना हो जाएगा। दूसरी जो अवमानना है वो है आपराधिक अवमानना। या किसी भी मामले से संबंधित ऐसी घोषणा है, बोले गए शब्द हैं, लिखित या संकेतों द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे अदालत का अपमान हो या उसके अधिकार को कम करता हो। तो ये जो डीजीपी वाला मामला है ये सिविल अवमानना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आदेश दिया गया है उसका पालन नहीं किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहारिकता चिंता का विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 2000 अक्टूबर 24 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की व्यवहारिकता पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि राज्य सरकारें जो पहले से ही नियमित न्यायालयों के लिए संसाधनों से जूझ रही हैं, अर्थात जो नियमित न्यायालय हैं उनके मेंटेनेंस, उनमें कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका जो खर्चे हैं वो सब नहीं उठा पा रही हैं, और उसके अतिरिक्त तो ये ग्राम न्यायालयों का वित्त पोषण कैसे कर पाएंगी। ग्राम न्यायालय स्थापित करने का जो ये वो हुई थी व्यवस्था, वो हुई थी कि यह करना कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक व अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न होने पाए। विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके पास ऐसी वित्तीय स्थिति नहीं है कि वह शहरों में स्थित जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय आकर के अपनी केस कर सके और वकीलों की मोटी मोटी फीस दे सके। इसके अतिरिक्त ग्राम न्यायालय से आने वाली अपीलें और रिट याचिकाएं उच्च न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि जब किसी भी व्यक्ति के पास एक इजी अप्रोच हो जाएगी ग्राम न्यायालय तक पहुंचने की, तो वो अपने छोटे मोटे जो मुकदमे हैं, जो झंझट हैं, उनको भी ग्राम न्यायालय में लेकर पहुंच जाएगा। और फिर जब वहां से कोई एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा, तो वो तुरंत अपील करेगा। वो अपील हाईकोर्ट तक आएगी, सुप्रीम कोर्ट तक आएंगी, और पहले से जो केसेस का बोझ पड़ा हुआ है न्यायपालिका पे वो और बढ़ जाएगा। अगर एक और कारण है कि जैसे जो गांव का आदमी जब उसको लगता है कि हाईकोर्ट जाने में इतना ज्यादा पैसा खर्च होगा, तो ऐसा यही समझौता कर लेते हैं, हमारा कम नुकसान होगा, ये सोच के आगे नहीं बढ़ता है। ग्राम न्यायालय की संकल्पना का प्रस्ताव भारतीय विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में दिया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को न्याय की वहनीय और त्वरित पहुंच के लिए ये प्रावधान उसने किए थे। इसके संदर्भ में हुआ क्या था कि 2008 में ग्राम न्यायालय विधेयक पारित हुआ था और 2009 में ग्राम न्यायालय अधिनियम को प्रभावी बना दिया गया था, अर्थात राष्ट्रपति ने साइन कर दिया था। यह ग्राम न्यायालय होता क्या है? यह प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है। ग्राम स्तर पर लघु विवादों को निपटाने के लिए दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में उसका क्षेत्राधिकार है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए न्यायाधिकारी की नियुक्ति करती है, और यह प्रावधान नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होती, बाकी पूरे भारत में
ये लागू होती है। इसके तहत विवादों को प्रायोरिटी बेसिस पे सुलह समझौते के आधार पर सुलझाए जाने का प्रावधान है। अगला पॉइंट देखते हैं, नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता बरकरार। 17 अक्टूबर 24 को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को बरकरार रखा है। यह जो धारा है ये उन प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है जो 1 जनवरी 1966 को या उसके पश्चात किंतु 25 मार्च 1971 से पूर्व यानी 24 मार्च 1971 तक बांग्लादेश से असम में आके बस गए थे। अर्थात विभाजन, पाकिस्तान विभाजन से पूर्व जो बांग्लादेश से आके असम में बस गए थे उन सभी को नागरिकता प्रदान किया जाएगा, और जो बांग्लादेश बनने के बाद जो आएंगे उनके लिए ये प्रावधान नहीं है। धारा 6A एक विशेष प्रावधान है जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से तत्काल केंद्र सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस बात का कोई विस्तृत सबूत नहीं है कि प्रवासियों ने असमिया लोगों की सांस्कृतिक अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं: जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण और क्षेत्र का समावेशन द्वारा। अभी हम पॉलिटी शुरू करने वाले हैं बस एक ही हफ्ते के अंदर, उसमें शुरुआती 8-10 लेक्चरों में नागरिकता अधिनियम को हम आपको पढ़ाएंगे कि जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा और प्राकृतिकरण के द्वारा, और कोई क्षेत्र अगर भारत अधिग्रहण कर लेता है तो वहां के लोगों को देश की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इस अधिनियम में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात दोनों जगह नहीं लेंगे, या तो यहाँ या तो वहां। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति या 31 दिसंबर 2014 को या उससे भारत में पहले प्रवेश कर गया है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने सुकन्या शांता बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में राज्यों को जेल मैनुअल के उन प्रावधानों को खारिज करने का निर्देश दिया है जिसमें जेल के कैदियों को उनके जाति के आधार पर कार्य आवंटित किए जाते थे। न्यायालय ने कहा कि जेलों में केवल जाति के आधार पर कैदियों के पृथक्करण और श्रम विभाजन की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी कर दिए हैं। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ये जो है केस हैंडल किया था। इस पीठ ने कहा कि जेल परिसरों में जाति आधारित भेदभाव से छुटकारा पाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और आदेश के कार्यवाहन की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि जाति के आधार पर कैदियों को अलग करने से जातिगत मतभेद को बढ़ावा मिलेगा, जिसे पहले ही रोका जाना चाहिए था। न्यायालय ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया है कि जाति के आधार पर कैदियों को अलग करने से जेल के अंदर अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। कोर्ट ने और यह कहा कि न्यायालय में जेल की चारदीवारी के भीतर जाति आधारित भेदभाव को असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि ये जो प्रावधान है जेल मैनुअल में, ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन है। जेलों के अंदर विचाराधीन अथवा सजा याफ्ता कैदियों के रजिस्टर में जाति संबंधी कॉलम या जाति से संबंधित किसी भी संदर्भ को हटा देना चाहिए, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक केस में कहा है कि कैदियों को निःशुल्क सहायता, समयबद्ध कानूनी सहायता देना चाहिए, राज्य का कर्तव्य है। सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों वाली पीठ ने कैदियों को निःशुल्क व समयबद्ध कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और कानूनी सहायता और नागरिक अधिकार जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया है। निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से ये सुनिश्चित करेगा कि कैदियों को विधिक सहायता सेवाओं तक पहुंच के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया अर्थात एसओपी का व्यवहारिक रूप से पालन किया जाए। अगला जो इशू है वो है ग्रामीण क्षेत्र में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव। सर्वोच्च न्यायालय ने मनीषा रविंद्र पन पाटिल बनाम महाराष्ट्र संघ के मामले में निर्णय दिया है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रति प्रशासन के सभी स्तरों पर व्याप्त भेदभावपूर्ण रवैये पर चिंता व्यक्त की है। महाराष्ट्र के जलगांव के विजखेड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच, जिसे तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया था, कि कार्यकाल पूरे होने तक उसकी बहाली के आदेश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की जो संख्या है वो 1.4 मिलियन है, जो पंचायती राज संस्थाओं में जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उसका 46% है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं उनके समक्ष जो मुख्य चुनौतियां हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति में पतियों अथवा पुरुष जो परिवार के सदस्य हैं उनको जो है उनके पास जो है अधिकार रहता है। वो महिला प्रतिनिधियां केवल रबर स्टैंप के रूप में कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त लैंगिक पूर्वाग्रह, सामाजिक बाधाएं, घरेलू जिम्मेदारियां भी उनको अपने दायित्वों के निर्वहन में सीमित कर देती हैं। राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों का मानदंड या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जैसे मानदंड महिला प्रतिनिधियों के आगे आने में बाधक है। इसके अलावा जो सीटों का रोटेशन होता है हर साल, उसमें यदि एक बार कोई महिला प्रतिनिधि अपना कार्यकाल पूरा कर देती है तो अगले साल उसकी सीट बदल के किसी दूसरी जाति में या पुरुष में चली जाती है और उसके आगे बढ़ने के रास्ते वहीं समाप्त हो जाते हैं। अगला मुद्दा देखते हैं, दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष स्थापित करने के निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्र सरकार को दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों की सहायता के लिए एक दुर्लभ लोगों के लिए राष्ट्रीय कोष स्थापित करने तथा वित्तीय वर्ष 24-25-26 के लिए कम से कम 974 करोड़ की धनराशि आवंटित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ऐसी स्थितियों से जूझ रहे रोगियों की ओर से दायर 100 से अधिक याचिकाओं पर विचार किया है और पुष्टि की गई है कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन का अधिकार का अभिन्न अंग है। मास्टर अर्नेस्ट शॉ बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में मास्टर अर्नेस्ट शॉ बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में यह निर्णय दिया है कोर्ट ने कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है और सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से बरकरार होना चाहिए, चाहे वो किसी प्रचलित अथवा किसी दुर्लभ बीमारी से क्यों न पीड़ित हों। और कोर्ट ने इसके लिए कुछ जो निर्देश दिए हैं उसमें दिया है कि जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये जो है दुर्लभ बीमारियों के लिए दान करना कंपनी अधिनियम में जोड़ा जाना चाहिए। और उसके अलावा एनआरडीएफ प्रशासन जो है का प्रशासन राष्ट्रीय दुर्लभ रोग प्रकोष्ठ तैयार किया जाए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक या अधिक नोडल अधिकारी इसमें शामिल किए जाएं। इसके अलावा कोर्ट ने यह कहा है कि एक राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सूचना पोर्टल बनाया जाए और जिसमें रोगी रजिस्ट्री, उपलब्ध उपचार ये सब शामिल किया जाए। इसके अलावा भारतीय औषधि महानियंत्रक और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन दुर्लभ रोग दवाओं और चिकित्सा के लिए 60 दिनों के भीतर समर्पित फास्ट ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया जो है वो लागू करे। बताना चाहेंगे कि भारत में दुर्लभ बीमारियों से निपटने के लिए दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 तैयार की गई थी। अगला जो हमारा मुद्दा है, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ओमकार रामचंद्र गोंड बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में निर्णय देते हुए कहा कि शारीरिक विकलांगता किसी अभ्यर्थी को चिकित्सा शिक्षा से वंचित होने का आधार नहीं हो सकती है। जस्टिस बी आर गवई
अरविंद कुमार व केवी विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि बेंचमार्क दिव्यांगता का अस्तित्व मात्र किसी व्यक्ति को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने से रोकने का आधार नहीं हो सकता है, जब तक दिव्यांगन मूल्यांकन बोर्ड द्वारा यह रिपोर्ट न दी जाए कि उम्मीदवार एमबीबीएस का पाठ्यक्रम का अध्ययन करने में अक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय नहीं होगा, अपीलीय मंचों तक जो है वो जा सकते हैं। वर्तमान में ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 1997 में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को एमबीबीएस का पाठ्यक्रम करने से रोकता है। इसमें यह कहा गया है इस रेगुलेशन में कि 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निर्णय के अनुसार केवल वाणी और भाषा के लिए दिव्यांगता की मात्रा 40% या उससे अधिक है, यह अभ्यर्थी को प्रवेश करने से नहीं रोक सकता है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट का एक और बेंचमार्क फैसला है। भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक माता पिता को अपने मृतक बेटे के जमे हुए शुक्राणु का मरणोपरांत प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की है। 30 वर्षीय प्रीत इंदर सिंह 22 जून 2020 को नॉन हॉजकिन लिम्फोमा पता चला था। 5 दिन बाद कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले उन्होंने क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए अपना वीर्य का नमूना दे दिया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि माता पिता अपने बेटे के शुक्राणु को प्राप्त करने के हकदार हैं, क्योंकि वो मृतक की श्रेणी 1 के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। भारतीय कानून के तहत अंडाणु या शुक्राणु दाता की सहमति की स्थिति में मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मरणोपरांत प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या दोनों जैविक माता पिता मृत्यु के बाद सहायक प्रजनन तकनीक का उपयोग करके गर्भाधारण किया जा सकता है। अब ये जो सहायक प्रजनन तकनीक है उसको आप समझिए, एक तो आईवीएफ है, दूसरा सरोगेसी है। इन्हीं सब तकनीकों से प्रजनन किया जा सकता है। गैर गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत के तैयारियों की जांच। रक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में विचार विमर्श के लिए 17 विषयों को प्राथमिकता दी है, जिनमें हाइब्रिड युद्ध से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया है। हाइब्रिड युद्ध क्या है? एक ऐसे संघर्ष की स्थिति है जिसमें सैन्य कार्यवाही के पूरक के रूप में गैर सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। ये ऐसे तरीके हैं जो पारंपरिक सैन्य बल या भौतिक विनाश पर निर्भर नहीं होते हैं। ये दुश्मन के बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था, मनोबल, इन सबको नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? साइबर हमला करके, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध करके और मनोवैज्ञानिक अधिकार पर सूचनाओं के आदान प्रदान में हेर फेर करके, आर्थिक प्रतिबंध लगा के और अन्य रणनीतियों का उपयोग करके। इसमें गैर सैन्य तत्व शामिल होते हैं। अक्सर बिजली के ग्रिड, इनको जो है ध्वस्त कर दिया जाता है। संचार नेटवर्क, वित्तीय प्रणालियां और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाता है। गतिज युद्ध में क्या होता है कि टैंक, गोला बारूद, बम ये सब चलते हैं। विभिन्न प्रकार के सैन्य हथियारों का प्रयोग होता है। और गैर गतिज युद्ध में उन लक्ष्यों को संचालन को बाधित करने के लिए लेजर या विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डैमेज हो जाए। लेबनान में हुए पेजर विस्फोट जो है यह गतिज युद्ध का एक उदाहरण है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन संघर्षों के दौरान भी इस प्रकार का युद्ध देखे गए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और हमारे कंप्यूटर एक नेटवर्क के माध्यम से दूसरे देश के नेटवर्क से और इन सब जगहों से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार का जो गैर गतिज युद्ध है या गैर सैन्य युद्ध है, इनका खतरा बढ़ जाता है। और जो हमारा दुश्मन है वो इसमें माहिर है, चीन। हैकिंग में दुनिया में 80% हैकिंग का काम चीन या उसके प्रॉक्सी करते हैं। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान तथा उत्तरी पूर्वी मोर्चे पर चीन गतिशील है। और चीन अपने भू राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार की युद्ध नीतियां अपनाता है। एक है मनोवैज्ञानिक, एक है राजनीतिक और दूसरी है कानूनी रणनीतियां। इसमें वो क्या करता है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध में
जो हमारी जनता है ये उसके मनोबल को तोड़ता है और जनता महसूस करती है कि हम तो चीन से जीत ही नहीं सकते हैं। इसलिए वो सरकार से कहती है कि लड़ो मत, समझौता करो। दूसरी तरफ राजनीतिक वो हथकंडा अपनाते हैं कि जो लालची किस्म के राजनेता होते हैं उन सबको पैसा खिला खिला के सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करते हैं और वो आंदोलन करते हैं और ये सब करते हैं। दूसरी कानूनी रणनीतियां हैं, वो सरकार को कानून के फेर में और इसमें एनजीओ के माध्यम से फंसाते हैं और गैर राज्यीय संगठनों को एक्टिव कर देते हैं, जिसमें नक्सल चुनौतियां और इस तरह के जो अंदरूनी अलगाववादी हैं इन सबको एक्टिव कर देते हैं, जिससे सरकार अंदर ही उलझ जाए और बाहर पूरी ताकत से न लड़ पाए। तो मित्रों, जो ये दिसंबर माह का सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का जो संस्करण था, जिसमें अक्टूबर माह की जो करंट अफेयर्स है वो दिया गया है, उसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है कि इस अक्टूबर के माह के का भी कुछ पोर्शन थोड़ा बहुत पीसीएस या आरओ में आएगा जरूर। तो मित्रों, इसी उम्मीद के साथ जो है मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। मैं इसी प्रकार के इसी मैगजीन के जो आगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हैं या जो कृषिक हैं, आर्थिक हैं, इन सभी को आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत करूंगा। आइए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।